नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं हम, लर्न साइंस विद फन एंड एनिमेशन। दोस्तों, कोशिश करें कि आप जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको प्लेलिस्ट में देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरी दिख जाएगी। जो भी आपके काम के वीडियोज़ हैं आप उनको ईज़िली वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में लर्न साइंस विद फन एंड एनिमेशन में हम ले रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पण। इसका पार्ट 1 है। इसमें हम स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं इस बारे में जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो गोलीय दर्पण हैं ये किसी खोखले गोले से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखें कि एक खोखला गोला हमने लिया है और इस खोखले गोले का जो केंद्र है सी, इसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। और अगर इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर अगर हम किसी परावर्तक पदार्थ का लेपन कर दें, तो दोस्तों यहाँ पर देखें आप कि हमने एक बाहरी भाग पर जो है इसके किसी हिस्से पर परावर्तक पदार्थ का हमने लेपन किया है। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है इस गोली दर्पण का, ये कहलाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि इसकी जो अंदर वाली सतह आप देखें, ये जो अंदर वाली सतह है ये परावर्तक का कार्य करेगी और जो बाहर वाली सतह है इस पर किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश होती है। तो ये अवतल दर्पण है दोस्तों। और इस अवतल दर्पण के जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ का ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये आप देखें, ये जो सेंटर पॉइंट है ये कहलाता है ध्रुव, जिसे हम O से व्यक्त करते हैं। और इस वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दोस्तों, ये रेखाएं केवल जो है ये काल्पनिक हैं, इसे हमने अपनी सुविधा के लिए माना है। तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य से होकर गुजरती है। और इस C और O के जो बीच की दूरी है इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो C है ये इस खोखले गोले का केंद्र था। तो केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर इसे वक्रता त्रिज्या हम कहेंगे। इस वक्रता त्रिज्या पर केंद्र, जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, दोनों के बीच में जो बिंदु है वो होगा फोकस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस है इसका जस्ट दुगना वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी की, क्योंकि यहाँ पर जो OF है वो फोकस दूरी होगी और CO जो कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होगी। तो ये केवल गोलीय दर्पणों के लिए हम बात करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, कि किस किस तरह से अगर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर गिरती हैं, उन पर आपतित होती हैं, तो किस तरह से उनका परावर्तन होगा। तो पहला केस हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने अवतल दर्पण लिया है, इसका जो मुख्य अक्ष है वक्रता केंद्र है और जो फोकस है उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। पहला जो केस लिया है हमने वो है अक्ष के समांतर किरण, यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है और ये किरण कहलाएगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जब ये आपतित किरण इस अवतल दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात ये परावर्तित होगी और परावर्तित होकर ये फोकस से गुजरेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि ये जो परावर्तित किरण है जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ये और जो आपतित किरण है ये अभिलंब से बराबर के कोण बनाती है। तो यहाँ पर एक अभिलंब हमने देखें कि जो अवतल दर्पण पर हमने अभिलंब को शो कर रखा है दोस्तों, ये आप देखें इसको, ये अभिलंब है जो कि इस अवतल दर्पण पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और इस अभिलंब से
जो आपतित किरण कोण बना रही है यानी कि आई, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, इस कोण का मान ये जो परावर्तित किरण कोण बनाएगी इस अभिलंब के साथ यानी आर, जो कि परावर्तन कोण है, ये उसके बराबर होगा। यानी कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होंगे। तो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण हैं, तो ये किस प्रकार से फोकस से गुजरी, इसको भी आप समझ सकते हैं कि इसको कोई रटने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप किरण कैसी भी आपतित करेंगे इस अवतल दर्पण पर जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो आप एक अभिलंब खींचें और उस अभिलंब से आपतित किरण का कोण ज्ञात कर लें और उसी कोण के अनुसार इसका परावर्तन कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक फोकस से गुजरेगी। तो दोस्तों, ये पहला नियम था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो किस तरह से परावर्तित होती है और ये फोकस से कैसे गुजरती है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, अगली कंडीशन में क्या होता है। हमने वापस से अवतल दर्पण लिया है, इसके मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को हमने दर्शा दिया है और अब आती है एक फोकसीय किरण। तो फोकसीय किरण क्या है? फोकसीय किरण वो किरण होगी जो कि इसके फोकस से गुजरेगी। तो हमने एक किरण ली दोस्तों जो कि फोकस से होकर गुजरती है और अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अब यहाँ पर जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ भी हम देखें कि अभिलंब अगर हम खींचते हैं तो यहाँ भी जो आपतन कोण होगा और जो परावर्तन कोण होगा दोनों के मान बराबर होंगे। तो इस प्रकार जो फोकस पर आपतित किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम अगली कंडीशन में क्या होगा। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हम देख रहे हैं। अवतल दर्पण लिया है हमने, मुख्य अक्ष है और यहाँ पर जो तीसरा केस है वो होगा अभिलंब किरण। अभिलंब किरण क्या है दोस्तों? जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी सी से होकर गुजरने वाली किरण के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से परावर्तित होगी। तो यहाँ पर हम एक किरण ले लेते हैं दोस्तों जो कि वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है और अवतल दर्पण पर आपतित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपतित किरण है ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो येलो कलर की जो किरण थी वो आपतित किरण थी और वापस इसी दिशा में ये रेड कलर की किरण परावर्तित हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देखें कि यहाँ पर जो अभिलंब है उस अभिलंब के साथ आपतित किरण ने 0 डिग्री का कोण बनाया था दोस्तों। तो परावर्तित किरण भी 0 डिग्री के साथ ही परावर्तित होगी, यानी उसी दिशा में ये लौट जाएगी। तो इस प्रकार से जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण है वापस उसी दिशा में लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। आगे देखते हैं दोस्तों, हम अवतल दर्पण से परावर्तन के लिए एक चौथा केस और बचा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तिर्यक किरण है। तिर्यक किरण क्या है? जो कि ध्रुव पर आपतित होती है। ध्रुव यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठ का सेंटर पॉइंट है, यानी कि केंद्र O, ठीक है। तो इस O पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो यहाँ पर एक वाइट कलर की किरण आपको दिख रही है, आपतित हो रही है और आपतित किरण जो है ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से ये परावर्तित होगी, यानी कि ये जिस कोण के साथ आपतित हुई थी, यानी कोण आई के साथ आपतित हुई थी, तो उसी कोण के मान के बराबर ये कोण आर पर परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पे कोण आई और कोण आर बराबर हैं। दोस्तों, हमने चारों केस देखें और चारों ही केसेस में कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर थे। बस आपतित किरण की जो स्थिति थी कि वो कहाँ आपतित हो रही है, कभी वक्रता केंद्र से गुजर रही है या कभी फोकस पर जा रही है, कभी ध्रुव पर आ रही है या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। केसेस अलग अलग थे, लेकिन नियम वही है कि कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होगा। अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप सही तरह से आइडिया लगा पाएंगे कि परावर्तित किरण कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। अब आगे देखते हैं उत्तल दर्पण कि उत्तल दर्पण जो है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे मिलता है। हमने अवतल दर्पण के लिए जाना था, वैसे इसको देखेंगे कि ये भी एक खोखले गोले का एक पार्ट है। खोखले गोले में इस बार हम अंदर की ओर
परावर्तक पदार्थ का लेपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अंदर की ओर लेपन किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अंदर की ओर लेपन हमने किया है ये, यानी कि इसकी जो बाहरी वाली सतह है, अब इस बार ये जो बाहरी वाली सतह है यह परावर्तक का कार्य करेगी। तो हम इस बाकी के भाग को हटा दें तो ये उत्तल दर्पण हमें मिल जाएगा दोस्तों, जिसका केंद्र है ये वक्रता केंद्र C। और यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जो इसका वक्र पृष्ठ है उसका सेंटर पॉइंट O यानी कि ध्रुव है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और O के बीच की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या है, दोनों के बीच में फोकस, और OF होगी फोकस दूरी। तो चलिए दोस्तों अब हम उत्तल दर्पण से भी जो प्रकाश के परावर्तन को देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, हमने एक उत्तल दर्पण लिया है, मुख्य अक्ष, और हमने तीनों बिंदु यहाँ पर दर्शा दिए हैं, इसके ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। तो पहले केस में हम देखेंगे अक्ष के समांतर किरण। तो एक किरण हम देखते हैं यहाँ पर, ये किरण आती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है और उत्तल दर्पण से ये उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर यह आपतित होती है, क्योंकि इसका जो बढ़ा हुआ वाला भाग है ये परावर्तक का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से ये परावर्तित होगी। तो दोस्तों इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये हमें इस फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। और हमने अवतल दर्पण में भी देखा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण थी वो फोकस से होकर गुजरी थी। तो यहाँ भी वही नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर एक इसको हम मानकर चलेंगे एक आभासी स्थिति है ये, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो इस खोखले गोले के अंदर की तरफ है ये, यानी कि जो परावर्तक सतह है उसके पीछे की ओर फोकस है। तो हमें यहाँ पर ये प्रतीत होती है कि ये फोकस से आ रही है। तो इस प्रकार से जो आपतित किरण है उत्तल दर्पण पर वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। अगला केस देखते हैं दोस्तों, हम उत्तल दर्पण लिया है हमने और वही सब चीज़ें हमने प्रदर्शित कर दी हैं, मुख्य अक्ष और इसके सारे बिंदु। दूसरा जो केस होगा हमारा वो होगा फोकसीय किरण का, यानी कि ऐसी किरण जो कि फोकस से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण में हमने देखा था कि जो फोकस किरण जो आपतित किरण थी जो फोकस से होकर गुजर रही थी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने एक किरण ली है और ये किरण हमने ऐसी ली है जो इस फोकस पर आपतित हो रही है, यानी कि फोकस की ओर लगभग आ रही है। इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि अब दर्पण है, किरण आर पार तो जा नहीं सकती। तो ये केवल एक कल्पना है हमारी कि ये फोकस से होकर गुजर रही है, इसलिए अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये दूसरा नियम है दोस्तों, इसको आप याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन का जो तीसरी स्थिति है उसको हम देख लेते हैं। तीसरी स्थिति है अभिलंब किरण, यानी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण। अवतल दर्पण में हमने देखा था दोस्तों कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही थी परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट गई थी। तो यहाँ भी हम देखें कि ये जो आपतित किरण है इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं तो ये बिल्कुल वक्रता केंद्र की ओर ही जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये पुनः अपने मार्ग पर लौट रही है। दोस्तों देखें आप, ब्लू कलर में ये वाइट कलर में आई थी किरण और ब्लू कलर में वापस उसी मार्ग पर लौट गई है। यहाँ भी दोस्तों ये जो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इस पृष्ठ के साथ बिल्कुल अभिलंब के साथ ये 0 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए उसी कोण के साथ यानी 0 डिग्री के साथ ये परावर्तित हुई, इसलिए पुनः उसी मार्ग में ये लौट गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम एक चौथी स्थिति और इसकी बची हुई है। उत्तल दर्पण हमने लिया है, मुख्य अक्ष और सारे बिंदु हमने दर्शा दिए हैं, और ये चौथा जो केस है वो है तिर्यक किरण, यानी कि
ध्रुव पर आपतित किरण। तो दोस्तों यहाँ पर एक किरण आ रही है जो कि ध्रुव O पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात ये उसी कोण के साथ, यानी जिस कोण I के साथ आपतित हुई थी उतने ही कोण के बराबर ये कोण R पर परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही दर्पण के निर्माण के बारे में देखा कि ये बने किस तरह से थे, किस तरह से खोखले गोले से इनका निर्माण हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो प्रकाश किरणें थी उनकी अलग अलग स्थितियों में जब ये टकराती हैं तो किस तरह से परावर्तित होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ नया दिखा होगा इसमें। और आज के लिए जो आपका जो मोटिवेशन मंत्र है वो है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में, इन एनिमेशन को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, और यकीन मानिए मैंने उसको करके भी दिखाया है। तो उम्मीद है कि आपको इस नए सेगमेंट में आगे भी और ऐसे वीडियोस में दिखा पाऊँ जिसमें विज्ञान के कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें जो आपको इसी रोचक तरीके से इस एनिमेशन के साथ आपको समझा पाऊँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें। कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, उनको भी कुछ नया ज्ञान उनको मिलेगा उनको भी सीखने का। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको बताया जाएगा कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा अलग अलग स्थितियों पर। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब से। जय हिंद, जय भारत।